नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ये चौथा पार्ट होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि मानव विकास सूचकांक तैयार किस तरह से किया जाता है, जिसकी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं पिछले 3 पार्ट में, और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को बनाने में। जो हम नंबर देते हैं किसी देश को कि भाई तुम्हारा मानव विकास में इतना नंबर है, तुम्हारा इतना नंबर है, अरे तुम्हारा तो कम है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। तो किस आधार पर ये डिसाइड होता है और कौन से देश ऐसे हैं जो उच्च कैटेगरी में आते हैं, कौन से देश निम्न कैटेगरी में आते हैं, कितने देशों की संख्या है, इन सब बातों में हम चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो अलग अलग देश हैं उनकी तुलनाएं करके देखेंगे कि कौन से देश आगे हैं, कौन से देश पीछे हैं। वो अगर आगे हैं तो क्यों हैं, कौन से कारण हैं जिस वजह से वो इतना आगे हैं मानव विकास में, और जो दो देश पीछे हैं उनके वो कौन से कारण हैं कि उनको पीछे इतना रहना पड़ रहा है। फिर हम ये भी देखेंगे भारत का क्या रैंक है मानव विकास में। तो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि उसे किस तरह से मापा जाता है, और महत्वपूर्ण सूचकों के संदर्भ में इसको रखते हुए स्पष्ट कीजिए, यानी कि वो कौन कौन से सूचक हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया कि मानव विकास के 3 सूचक हैं। जो मानव विकास सूचकांक तैयार करने के 3 सूचक हैं जो ध्यान में रखा जाता है कि इस देश में संसाधनों तक पहुंच कैसी है, शिक्षा कैसी है और स्वास्थ्य कैसा है। ये मैंने आपको बताया था। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, यानी कि वो एक रैंक देता है इन 3 के आधार पर कि इन तीनों क्षेत्रों में, इन स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में किसी देश की क्या स्थिति है। जाहिर सी बात है, अगर बेहतर स्थिति है तो उसका क्रम, जो उसका रैंक होगा वो ऊपर होगा। ये क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, यानी कि मिनिमम जो है 0 और मैक्सिमम 1 नंबर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ये जो नंबर होते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो नंबर होंगे वो 0.25, 0.85, 0.56, तो यानी 0 पॉइंट में आएंगे ये नंबर। ये बात तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कैसे? तो ये देखिए आप, मानव विकास का स्तर, तो जो उच्च होंगे, जो अति उच्च मानव विकास में होंगे, उनका स्कोर 0.8 से ऊपर होगा। और ऐसे कुल मिला के 59 देश हैं दुनिया में। ये मैं 2018 का HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में से ये डेटा दे रहा हूँ। हो सकता है आपकी किताब में पुराना डेटा हो, लेकिन मैं ये 2018 का डेटा आपको दे रहा हूँ। उच्च की कैटेगरी में, यानी हाई कैटेगरी में आने वाले देश कौन से होते हैं? जिनका स्कोर 0.7 से 0.8 के बीच में होता है। जिनका 0.8 से ऊपर होता है वो अति उच्च होते हैं, यानी कि उनका वेरी हाई मानव विकास है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई है। जो उच्च होते हैं वो 0.7 से 0.8 के बीच में आते हैं। और ऐसे कुल मिला के 53 देश हैं दुनिया में। जो मीडियम कैटेगरी के मानव विकास वाले देश हैं, उनका जो नंबर होता है वो 0.55 से लेकर 0.7 के बीच में होता है। ऐसे कुल मिला के 39 देश हैं। और जो निम्न कैटेगरी, जो बिल्कुल निम्न दर्जे के देश हैं मानव विकास के संदर्भ में, उनका स्कोर 0.55 से कम होता है। और कुल मिला के ऐसे 38 देश हैं। तो ये भी आपको समझना चाहिए। एक नंबर में आ जाता है कि अति उच्च वाले जो देश हैं उनका स्कोर कितना होता है, तो 0.8 से ज्यादा होता है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। महत्वपूर्ण सूचक इसके क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। अब स्वास्थ्य को आप कैसे नापते हैं? स्वास्थ्य किसी का कितना बेहतर है, कितना बेकार है किसी देश का, ये कैसे नापेंगे? स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को सूचक माना जाता है। तो जब हम किसी देश के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं तो हम वहां देखते हैं कि किसी व्यक्ति का वहां पे जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि जो आदमी वहां जन्म ले रहा है उस देश में औसत रूप से जीवन कितना है। जैसे कि भारत का जीवन प्रत्याशा जो है इस समय 73 है, यानी कि हमारे देश में औसत रूप से 63 ईयर्स जी सकता है कोई। औसत रूप से कोई ज़्यादा भी जी सकता है, कोई कम भी जी सकता है, लेकिन जो औसत है वो कितना है? 63 है। अच्छा, आज़ादी के समय हमारा जो जीवन प्रत्याशा था, या 1921 के समय पे अगर हम बात करें, जो हमारी जीवन प्रत्याशा थी वो केवल 23 थी, यानी कि हम लोग बहुत कम जीते थे, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो औसत रूप से जीवन कितना लंबा चलेगा ये जीवन प्रत्याशा बताता है। तो यह जितना उच्च होता है, जीवन जीने के अवसर उतने ही अधिक होंगे। जाहिर सी बात है, आप अगर
जीवन प्रत्याशा उच्च हुई, जैसे जापान में जीवन प्रत्याशा 80 के आसपास है, 80 वर्ष, तो वहाँ इसीलिए आपको बूढ़े लोग ज़्यादा मिलते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है। दूसरा है शिक्षा। तो शिक्षा को हम प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात में बताते हैं। साक्षरता दर मैंने आपको बताया था कि 7 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उसमें से पढ़ने लिखने वाले कितने हैं, इसको साक्षरता दर में आता है। सकल नामांकन अनुपात का मतलब है कि विद्यालयों में कितने बच्चों की संख्या नामांकित है, यानी कि कितने बच्चों ने दाखिला लिया है। तो साक्षरता दर को पढ़ने वाले वयस्कों के रूप में माना जाता है, और सकल नामांकन अनुपात को स्कूल में नामांकित यानी विद्यालय के अंदर जो दाखिला प्राप्त बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, इस बात से देखा जाता है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति द्वारा मापा जाता है डॉलर के रूप में। क्रय शक्ति मतलब होता है परचेसिंग पावर, यानी कि आपकी खरीदने की क्षमता कितनी है। भाई इस बात को समझो कि अमेरिका में $1 में 1 बर्गर आता है, अमेरिका में $1 में 1 बर्गर आता है, ठीक है। हमारे यहाँ $1 कितने रुपए का होगा, मान लेते 60 रुपए का होगा, मान लेते $1 60 रुपए का है। हमारे यहाँ $1 यानी कि 60 रुपए में 3 बर्गर आ जाते हैं। तो बताइए खरीदने की क्षमता किसकी ज्यादा हुई। $1 में वहां 1 बर्गर मिल रहा है, यहाँ $1 में 3 बर्गर मिल रहे हैं, तो खरीदने की क्षमता किसकी है ज्यादा, हमारी ज्यादा है। तो इस लिहाज से क्रय शक्ति ज्यादा किसकी होगी, हमारी होगी। हालांकि हमारी क्रय शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि संसाधनों तक पहुंच के लिहाज से हम कैसे देखते हैं, क्रय शक्ति के रूप में देखते हैं। अच्छा, इन तीनों आयामों को, ये जो स्वास्थ्य शिक्षा संसाधन है, इन तीनों आयामों को 1/3 के अंकों से भारताएं दी जाती है, यानी कि उनको डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उन्हें प्लस कर दिया जाता है। ऐसे में जो स्कोर निकल कर आता है वो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। HDI इसका कुल योग होता है, जो ह्यूमन इंडेक्स नंबर जो होते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये इसका कुल योग होगा, इन तीनों के नंबर के ऊपर बेस्ड होता है, और वो इनके लिहाज से फिर बांटा बजाता है कि आप अति उच्च में है, मध्यम में है या निम्न में है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया में ये आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, पूरी दुनिया में इसमें बड़े अलग अलग निकल कर आते हैं, तो इसीलिए प्रश्न बन जाता है क्या, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करें। ये आपका आखिरी टॉपिक है इसमें। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप जरा रैंक देख लीजिए, 2018 के ऊपर ये बेस्ड है ये रैंक कि कौन टॉप 10 में आते हैं। तो नॉर्वे फर्स्ट पे है, सेकंड उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर आयरलैंड है, फिर जर्मनी है, फिर आइसलैंड है, फिर हांगकॉन्ग है, फिर स्वीडन है, फिर सिंगापुर है, फिर नीदरलैंड है। तो टॉप 10 तो ये है। इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया का रैंक है 130। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना पीछे है लिहाज से। इससे एक बात तो समझ में आ सकती है आपको, इसमें ज्यादातर देश कौन से नजर आएंगे आपको, इसमें ज्यादातर देश आपको नजर आएंगे जो अति उच्च में है, ये अति उच्च है, इनका सबका जो है 0.8 से ऊपर HDI आपको लगभग मिलेगा, या लगभग आपको 7 के आसपास इसका मिलेगा। ये ज्यादातर देश यूरोप के हैं, ज्यादातर देश वो हैं जो यूरोप के हैं और डेवलप्ड कंट्री मिल जाती है आपको। इनमें से ज्यादातर देश आपको छोटे ही मिलेंगे, जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, ये सब बहुत छोटे छोटे देश हैं। केवल इसमें ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा आपको मिलेगा, बाकी सब छोटे देश हैं। तो इससे एक बात, और इंडिया बहुत बड़ा देश है फिर भी इतना पीछे है, तो इससे एक बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देश के आकार यानी कि देश का जो साइज है उससे और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जिस देश का साइज बड़ा होगा उसका मानव विकास भी बड़ा होगा, और जिस देश में ज्यादा पैसा है उसका मानव विकास भी अधिक होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो या आपका श्रीलंका हो गया, ये छोटा देश है लेकिन इनका कार्य जो है वो बड़े देशों की अपेक्षा बेहतर है। क्यों, क्योंकि HDI जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मानव विकास सूचकांक है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे चीजों पर मापा जाता है, ना कि देश के आकार पर। इसीलिए आप देखेंगे कि कई निर्धन देश धनी देशों से ऊपर हैं, कई मामलों में धनी देश जो है धनी देशों से ऊपर निर्धन देश आपको मिल जाएंगे कई मामलों में। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे HDI में श्रीलंका भारत से बेहतर है, जो श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, वो भारत से बेहतर है, उसका रैंक हमसे अच्छा है, उसका रैंक 90 से भी ऊपर है, हमारा तो 130 पे पहुंच जाता है। तो आप देख लिए श्रीलंका कितना सा है, छोटा सा है, लेकिन भारत बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि आकार का कोई लेना देना नहीं है इससे डायरेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, केरल जो है हमारा देश का जो केरल राज्य है वो पंजाब से बेहतर है, पंजाब और गुजरात से बेहतर केरल है ह्यूमन डेवलपमेंट में।
जबकि केरल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो पंजाब में बड़े बड़े किसान हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन आगे? केरल आगे है। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो आकार से फर्क पड़ता है, ना ही प्रति व्यक्ति आय से फर्क पड़ता है किसी देश के। मतलब पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसा संबंध नहीं है कि हम कह दें कि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो वहां पे मानव विकास भी ज्यादा होगा। एक बात तो ये अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, ये आंसर में आपके होना ही चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानव विकास के निम्न और उच्च आय वाले देशों की परिस्थितियां भिन्न है, यानी कि जो ऊपर आपको रैंक में मिलेंगे वहां परिस्थितियां आप देखेंगे तो अलग नजर आएंगी, और जब आप निम्न स्तर वाले देशों में जाएंगे तो वहां परिस्थितियां अलग नजर आएंगी। जाहिर सी बात है अलग होंगी, तभी तो वो इनमें इतना फर्क है मानव विकास में। तो क्या फर्क है इनका, महत्वपूर्ण फर्क क्या है वो देख लीजिए। जो उच्च स्तर वाले देश हैं उनकी क्या खासियत है, उनमें ये देखा जाता है कि इन देशों में जो सरकारें होती हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक सरकारी व्यय करती है, यानी कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा खर्च करती है। तो हम कहते रहते हैं कि अमेरिका में सरकारी स्कूल नहीं, लेकिन भाई वहां सिर्फ सरकारी स्कूल ही है, वहां पे शिक्षा का जो बर्डन है वो सरकार उठाती है। और ब्रिटेन जैसे देश में तो यूनिवर्सल हेल्थ लॉ है, जहां आपको फ्री में जो है इलाज मिलता है, या आपको परमानेंट इंश्योरेंस मिलता है सरकार की तरफ से। तो इस तरह का खर्चा वहां किया जा रहा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ राजनीतिक उपद्रव यानी कि पॉलिटिकल संघर्ष, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ नहीं चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है युद्ध चल रहे हैं, गृह क्लेश चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, इन देशों में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे सामाजिक अस्थिरता भी नहीं होती, यानी कि समाज में आपसी टकराव नहीं होता, लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, ये उच्च स्तर वाले देशों में। तो जाहिर सी बात है जब राजनीतिक उपद्रव नहीं होगा, सामाजिक अस्थिरता नहीं होगी, तो सरकार क्या करेगी, इन्हीं सब चीजों पे काम खर्च करेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। वरना क्या करेंगी, जैसे हमारे देश में तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, पुलिस का ही खर्चा इतना ज्यादा, हथियार खरीदने पे ही ज्यादा खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो उच्च स्तर वाले देश इन सब चीजों पे खर्च ना करके, हथियार वगैरह पे खर्च ना करके शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां स्थिरता बनी हुई है, शांति है। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधताएं नहीं होती। जैसे यूरोप वगैरह आपने देखे तो वहां आपको ज्यादा सामाजिक विविधताएं या उसके अंदर जातिगत विविधताएं आपको नजर नहीं आएंगी। सब लोग एक ही कैटेगरी के मिलेंगे, कैथोलिक मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे ना, ज्यादातर आपको एक ही कैटेगरी, एक ही जाति के लोग, एक ही प्रजाति के लोग मिलेंगे। लेकिन जो निम्न स्तर वाले देश हैं, जो ये छोटे छोटे देश हैं, वहां आपको बिल्कुल अलग समझ में आएगा, जो परिस्थितियां वो बिल्कुल अलग है। कैसे परिस्थितियां अलग है? इन देशों में सामाजिक क्षेत्रों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय किया जाता है। जो आप अफ्रीका के देश आप देखेंगे, आप दक्षिण एशिया के कई देश, भारत भी इसमें ऐसा है कि हमारा जो रक्षा का बजट है वो 4% होता है, जीडीपी का 4%। और अगर आप शिक्षा का बजट देखेंगे तो वो कुल मिला के 1% भी नहीं हो पाता। तो कितना अंतर है आप देखिए कि हम हथियारों खरीदने पे ज्यादा खर्च करते हैं, शिक्षा पे ज्यादा खर्च नहीं करते। हमारा जो स्किल इंडिया का जो हमारा बजट है 3,000 करोड़ का है, जो कि वो बहुत कुछ नहीं है उस मामले में, जबकि उसे 30,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए था। तो ये आपको ये अंतर नजर आएगा कि हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरक्षा, हथियारों पे खर्च करते हैं। निम्न स्तर वाले जो देश हैं, जो निम्न मानव विकास वाले देश हैं, वो शिक्षा जैसे चीजों पे कम, रक्षा पे ज्यादा खर्च करते हैं। दूसरी क्या बात है, अधिकांश देशों में राजनीतिक उपद्रव चल रहा है, सामाजिक अस्थिरता है, अकाल की स्थिति है और बीमारियों की चपेट में। जैसे कि अफ्रीका के कई देश जो है वहां महामारियों की चपेट में और अकाल की चपेट में है। पाकिस्तान में राजनीतिक उपद्रव बहुत ज्यादा है और सामाजिक अस्थिरता भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है पाकिस्तान और अफ्रीका के कई देश जो है पीछे नजर आएंगे आपको। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो विकासशील देश है वहां पे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी नजर आएगी आपको। और जब तक किसी देश के पास पैसा नहीं होगा तब तक वो कैसे खर्च करेगा शिक्षा पे, समाज, स्वास्थ्य पे, कैसे वो नए जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगा। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं आप कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके आंसर्स में होना चाहिए। बाकी एक नंबर में आपको ये पता होना चाहिए नंबर 1 पे कौन सा है और भारत का रैंक क्या है, नंबर 1 पे कौन सा है। होमवर्क आपका ये है कि आप ये पता लगाइए 2018 के अनुसार आप लोग पता लगाइए कि सबसे कम यानी कि सबसे नीचे वाला रैंक किस देश का है। बाकी धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, 12वीं क्लास के छात्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।